जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेकर आए हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2, जिसमें हम अगेन 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन। बोला गया कि कोई जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अर्थ है, सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये उसका क्या है, पाथ है। बोला गया यहाँ पे सपोज कोई सैटेलाइट है, वो फॉल डाउन नहीं होता टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ। ये किस रीजन की वजह से होता है? तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो किसके बराबर होगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, और इनके बीच का जो क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्योंकि सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इनकी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इसी की वजह से क्या आएगा, सेंट्रीपिटल क्या आएगा, फोर्स आएगा। अब आप देखेंगे इस एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरफ आप देखेंगे जीएम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आया। और हम जानते हैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। तो इसको लिख सकते हैं हम, जी के बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर आया। यानी कि ये एक्सेलरेशन मिला, ये एक्सेलरेशन मिला किसकी वजह से, इस मोशन की वजह से। तो ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन है इज बैलेंस बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून, ऐसा नहीं है। दूसरा है वैनिश एट द सच डिस्टेंस, ऐसा नहीं है, वैनिश नहीं होगा क्योंकि आपके सामने वैल्यू है, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। थर्ड ऑप्शन है इज बैलेंस्ड बाय द विस्कस ड्रैग प्रोड्यूसेस बाय द एटमॉस्फेयर, ये नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, तो एटमॉस्फेयर वहां पे ऐसा कुछ विस्कस आपको मिलेगा नहीं। फोर्थ ऑफ प्रोड्यूसेस दिस नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन अ कर्व पाथ। देखो ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन आया, जी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। यही आपको क्या वहां पे प्रोवाइड मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका सैटेलाइट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और अपने ऑर्बिट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज ई। बोला गया कि यदि कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ है, और कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई है। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट क्या है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे वी नॉट क्या है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बोला गया कि व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सो एज टू इनेबल इट एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। बोला गया कि ऐसी कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो इस ऑर्बिट को क्या करे, छोड़ के चली जाए। तो वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, इसके वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे यदि हम इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2g r, एक फॉर्मूला होता है। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में पूछे गए हैं। ऑप्शन आपको जो ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पूछा गया है, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा। तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ √2v0 टाइम होता है। ध्यान रखेंगे इसके वेलोसिटी को हम √2v0 लिख सकते हैं। तो यानी कि यदि उसको चाहिए तो हम लिखेंगे हाफ एम, इसके वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, √2v0 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे हाफ एम v0 का स्क्वायर। ये क्या था आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या थी ऑर्बिट में। तो यानी कि जो अगर उसको उस ऑर्बिट से एस्केप होना है तो जस्ट डबल उसको क्या चाहिए, वहां पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 2e आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगी। इतनी एनर्जी उसे चाहिए वहां से एस्केप होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन अ स्पेसशिप अराउंड द अर्थ जस्ट ड्रॉप अ कॉइन, द कॉइन विल हैव। अब सुनिए ध्यान से, सपोज करो कोई एस्ट्रोनॉट है जो क्या कर रहा है, घूम रहा है। सपोज ये अर्थ है, ये एस्ट्रोनॉट कुछ इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, कोई स्पेसशिप में घूमेगा। तो ध्यान रखें जैसे उसने वहां से कॉइन को रिलीज किया, देखो जस्ट ड्रॉप किया, यानी कि इस कॉइन को उसने क्या होगा, फ्री फॉल किया होगा, जस्ट रिलीज किया होगा, कोई वेलोसिटी नहीं दी होगी। ये मतलब हुआ यहाँ पे जस्ट ड्रॉप का। अब बोला गया जो कॉइन है वो कैसा जाएगा, किस तरीके से जाएगा, अलोंग द स्पेसशिप जाएगा, या अवे फ्रॉम द स्पेसशिप जाएगा, या डाउनवर्ड टू द शिप जाएगा, टेंजेंशियली टू द शिप जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे जब वो ड्रॉप करेगा तो उसको क्या मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी किसकी, जो शिप की होगी वही किसकी होगी, कॉइन की होगी। तो शिप इस तरह से मूव करा तो आपका कॉइन भी क्या आएगा, कुछ इसी तरफ से मूव करेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, ना तो नीचे आएगा, ना अवे जाएगा, ना टेंजेंशियली जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जिस ऑर्बिट में आपका जो एस्ट्रोनॉट घूम रहा है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है। वो फिक्स ऑर्बिट क्या, वहां पे पूरे फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। तो जैसे ही वहां से कॉइन रिलीज होगा तो कॉइन को भी वही वेलोसिटी मिलेगी, वही सिचुएशन है, वही ऑर्बिट है। तो कॉइन भी क्या करेगा, स्पेसशिप के अलोंग क्या करेगा, वैसे ही मूव करेगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अलोंग द स्पेसशिप होगा, टेंजेंशियली नहीं होगा। कई बच्चे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। टेंजेंशियली नहीं जाएगा बच्चा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट उस ऑर्बिट में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वहां फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। क्वाइन जाएगा तो क्वाइन को भी वही इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, तो क्वाइन उसी रूट को क्या करेगा, फॉलो करेगा, इसलिए आंसर होगा अलोंग द स्पेसशिप। नेक्स्ट, द escape velocity from the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ये याद कर सकते हैं, कभी कभी यही ऑप्शन में पूछा जाएगा, इसको ऐसे बोल सकता है, बताओ escape velocity ऑफ अर्थ कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर आवर, कुछ इस तरीके से फ्रेम कर देगा क्वेश्चन को। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो आपको यूनिट प्रॉपर याद होनी चाहिए। अब बोला कि इफ प्लैनेट हैज रेडियस ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अब हम जानते हैं एस्केप वेलोसिटी के जो फॉर्मूला होता है अर्थ के लिए, वो होता है √2gr, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 11 पॉइंट, ये जो दे रखी है आपको किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो आपको ये वेलोसिटी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बोला गया कि यदि एक प्लैनेट है जिसका जो रेडियस है ट्वाइस है, यानी कि अगर हम दूसरे प्लैनेट का निकालें वी डैश, तो क्या लिखेंगे, √2, उसका रेडियस क्या है 2r है, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, ट्वाइस है, तो लिखेंगे 2g, ऐसा लिख सकते हैं। 2 का 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या लिखेंगे, √2gr, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 का क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, और इतने की वैल्यू आपको दे रखी है 11.2, तो 2 × 11.2 लगभग 22 समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है क्या कहीं, हाँ बिल्कुल है, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी उसकी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी रहेगी उस प्लैनेट की जिसका मास, जिसका रेडियस ट्वाइस हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो, ट्वाइस हो, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 22.4 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, the escape velocity of any body on the earth surface is equal to the how many times the orbital velocity of the same body on the earth surface। अब हम जानते हैं इसके वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, हम क्या करते हैं, इसके वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपको किसी अर्थ सरफेस से निकालना है तो इसको किसके बराबर रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखते हैं। क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, माइनस का मतलब हुआ वो किस फील्ड से क्या है, अट्रैक्ट है। तो हम अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो देखो एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो v² बराबर क्या आएगा, 2gm अपॉन r, तो v बराबर क्या आ जाएगा, √2gm अपॉन r। इसको अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इसके वेलोसिटी हुआ, ये क्या हुआ सर, इसके वेलोसिटी। अब बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है सर, ध्यान रखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसका क्या रिलेशन होगा। तो हम जानते हैं यदि कोई प्लैनेट, यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के बाहर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके पास एक तो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है कि नहीं है, देखो gm अपॉन r², ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो आप देखेंगे m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक r से एक r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से जो v बराबर होगा वो कितना होगा, √gm अपॉन r। अब देखो ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन चेक करें तो अगर हम ऐसा लिखें, वी बराबर ऐसा लिख सकते हैं ना, √2 × v0, आप चेक कर सकते हैं ऐसा। देखो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, √gm अपॉन r × √2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी बराबर √2 v0 आपका क्या हो जाएगा, अंटन। तो यानी कि वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के कितना होगा, √2 टाइम्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ डज द वेट ऑफ अ बॉडी वेरी वाइल मूविंग फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपका क्या है, अर्थ है, देखो मैं दूसरे कलर से आपको मून बना के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या है बच्चा, मून है। अब जरा देखिए ध्यान से, हम जानते हैं सर कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा तो उसका जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक समय आएगा जब वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो जी और घटेगा घटेगा। अब जैसे मून के ग्रेविटेशन फील्ड में जाएगा तो मून की वजह से जी क्या होगा, बढ़ेगा, मून का क्या होता है, जी होगा, तो धीरे धीरे अब वेट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि सर पहले तो वेट क्या होगा, घटेगा, और जैसे वो मून के ग्रेविटेशन फील्ड में आएगा तो वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे क्या होगा सर, फर्स्ट इट ग्रेजुअली इंक्रीज, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट इट ग्रेजुअली डिक्रीज टू 0, बिल्कुल पहले पहले क्या हो, घटेगा घटेगा घटेगा, एक समय का जब जहाँ पे जी क्या हो जाएगा, 0, फिर वो मून के ग्रेविटेशन फील्ड में होगा, देन वैल्यू एंड देन
इंक्रीज टिल रीचेस द मून सरफेस, कब तक, जब तक वो मून के सरफेस पे ना पहुंच जाए, क्योंकि टूवर्ड्स द सरफेस जाने पे जी बढ़ता है हर किसी प्लैनेट का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a hole is drilled along the earth diameter and a stone is dropped into it. When the stone is at the center of earth, it has. अगर ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। बोला गया कि एक होल बनाया गया, कुछ इस प्रकार से बनाया गया सपोज करो, और यहाँ से कोई स्टोन ड्रॉप किया जाता, तो यहाँ पे अगर स्टोन है तो उसके पास क्या होगा। तो देखो सर, हम जानते हैं सेंटर पे क्या होता है, जी क्या होता है, जीरो, तो वेट क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन उसका मास चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। सेंटर पे जाते हुए भी अगर वो सेंटर पे, तो उसके पास मास तो होगा ही, क्योंकि मास क्या, अमाउंट ऑफ मैटर है जो चेंज नहीं होगा, तो वेट नहीं होगा उसके पास। अगर जी जीरो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, घटती है। देखो सरफेस पे कितनी होती है, माइनस जी एम अपॉन आर, तो आर घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए आपके पास वहां पे क्या होगी, मास उसके पास जरूर रहेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, a spring balance is graduated on sea level if a body is weight consecutively increasing height from the surface of earth. With this balance the weight indicate by it will. अब बोला गया कि यदि आपने सी लेवल पे कोई स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये उसका क्या है, वेट है इस समय सी लेवल पे। तो सी लेवल का मतलब वो जस्ट सरफेस के नजदीक है। तो इस समय आप देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस, इनके बीच में सपोज ये रीडिंग दिखा रहा है स्प्रिंग बैलेंस, सपोज उस समय उसने रीडिंग दिखा दी 2 kg, लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखें आप, क्लियर है सर, ये फोर्स है, और यानी कि ये क्या है, एम जी होगा, एम जी होगा कि नहीं होगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर ले जाएंगे हाइट पे, तो आप देखेंगे डिस्टेंस बढ़ रहा है। सपोज करो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे है ना इस समय, और अर्थ आप यहाँ पे हो गए, आप देखेंगे डिस्टेंस बढ़ गया है। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये देखो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जो रीडिंग पहले सेम मास के लिए सपोज 2 न्यूटन आ रही है, वो सेम मास के लिए थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि सर हाइट पे जाने पे क्या होगा, जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस वजह से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसलिए आपका देखेंगे वो जो वेट की जो रीडिंग है वो क्या होगा, गो ऑन डिक्रीजिंग हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, ध्यान रखेंगे आप, क्लियर। नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1। एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या है, T1 है, व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, एंड T2 व्हेन टेक टू हाइट R। अब बोला गया कि कोई पेंडुलम है, सपोज ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो कितना है, T। पहले तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L/G होता है पेंडुलम के लिए। L क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब बोला यदि इसको आर हाइट पे ले गया, सरफेस से आर हाइट पे ले गए, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो आपको बताना है T2/T1। अब देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाइट पे जाने पे जी जरूर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको आर हाइट पे जी पता करना है सर। तो ध्यान रखेंगे जी एच जो आर हाइट के लिए होगा, फॉर्मूला क्या है, जी, ध्यान रखेंगे आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसी हाइट पे जाने पे। एक दूसरा फॉर्मूला हाइट के लिए जो मैं कई बार बता चुका हूं, क्या होता है, G1 माइनस 2H अपॉन आर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब आपका हाइट 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से कम या उसके बराबर है। उससे ज्यादा यदि हाइट है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब आप ये मैनुअल तरीके से लगाएंगे, क्लियर। अब आर के बराबर हाइट है, तो देखो ध्यान से, जो जी होगा कितना होगा, आर अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि एच किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो आप देखेंगे जी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, यानी कि उस हाइट पे आर बराबर हाइट पे G/4 हो जाएगा। यदि अर्थ पे सरफेस पे जी है तो उस हाइट पे कितना हो जाएगा, G/4 हो जाएगा। तो यानी कि जो T1 है वो तो था 2.L/G, अब जो T2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G/4 होगा कि नहीं होगा बच्चा, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 का रूट बाहर क्या आएगा, 2। यानी कि जो T2 है वो कितना हो जाएगा, 2T1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो 2.L/G क्या होगा, T1, 2 बाहर आ गया तो 2T। अब हमसे पूछा T2/T1, तो आप लिख सकते हैं T2/T1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पे √4 लिखा होता तो भी आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा हुआ, क्लियर है। तो कई बच्चे अंदर देखते हैं 4 तो आंसर क्लिक कर देते हैं, उसका बाहर क्या आएगा, √4 का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 स्फीयर ऑफ मासेस m and m।
देखो दो स्पेयर हैं जिसका क्या स्मॉल एम, एक का क्या कैपिटल एम है, आर सिचुएटेड इन एयर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ। उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल एफ है। द स्पेस अराउंड द मासेस इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 बोला गया। तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशन फोर्स का यदि आप एक बार फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होगा, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर मास वही है, स्मॉल एम वही है और रेडियस भी वही है, तो अब ध्यान रखेंगे आप चाहे इसके बीच में आप कोई सा भी लिक्विड भर दो, क्योंकि सर ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए जितना पहले था उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। क्लियर, समझ में बात आपको, फिर से सुने, जो ग्रेविटेशन फोर्स हो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये जानबूझ के लिखा है कि नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन सर जितना इनिशियल में था उतना ही बाद में रहेगा। इन तीन में से यदि कोई चीज चेंज हो रही हो तभी आपका ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, two particles of equal mass m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitation attraction. The speed of each particle is, आपसे पूछा गया कि दो मासेस हैं, सपोज ये मास है ना, ये किस रेडियस में घूम रहे हैं, आर रेडियस में घूम रहा है, सपोज ये ऐसे घूम रहे हैं ना, इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं, अपना ऑर्बिट बना रहे हैं, इस रेडियस में ये घूम रहे हैं। जरा देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर सकते हैं आप लोग। ठीक, देखो इसका मास क्या है m और इसका मास क्या है m। आपसे पूछा गया है इनके बीच में जो स्पीड है कितनी है, तो हम जानते हैं इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, जी एम स्क्वायर होगा। अब सुने ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखो डिस्टेंस 2r हो जाएगा, r नहीं होगा, कई बच्चे r रख देते हैं। देखो यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस क्या, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर होगा, बराबर इसी की वजह से इनको क्या मिल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल रही है। तो क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे 2r नहीं आएगा, क्योंकि जिस रेडियस में घूम रहा है वो उसका, जिस सर्कल में उसका रेडियस क्या आर है ना, डायमीटर थोड़ा ना लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आप देखेंगे एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। तो क्या बचेगा, जी एम अपॉन 4r बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर। अब दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 4 का क्या हो जाएगा, 1/2, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये आपका क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड हो जाएगी। फिर से सुने ध्यान से, कई बच्चे यहाँ पे आर की वैल्यू ले सकते हैं, 2r नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर घूमेगा ऐसे ही, इनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा उसी को क्या करेंगे, घूमेंगे। इसे बाइनरी स्टार सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे दोनों क्या है, देखो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2r, तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या आएगा, 2r, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स का r होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, तो इसलिए क्या है, वहाँ पे r आ जाएगा। क्लियर, तो इसलिए आप देखेंगे 1/2 अंडर रूट जी एम अपॉन आर कहाँ पे होगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आप सुने ध्यान से, वेट मतलब क्या होगा, mg, ये कितना दे रखा, 72 न्यूटन दे रखा। अब बोला ये r/2 हाइट पे चला गया, तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, जी एच बराबर क्या होगा, जी आर अपॉन r प्लस r/2, इस हाइट पे चला गया वो, तो क्या लिखेंगे, जी ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, 2 कितना होगा, 2r प्लस r कितना होगा, 3r/2 का होल स्क्वायर। ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, जी ये आ जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि r/2 पे जो g एक्ट करेगा, देखिए ध्यान से, r/2 पे जो g एक्ट करेगा वो कितना होगा, 4g/9, कितना होगा, 4g/9। तो वहाँ पे जो वेट होगा, फॉर्मूला क्या होता है, mg, है ना, मास तो वही रहेगा, g की जगह क्या लिखेंगे, 4/9 इंटू में क्या आएगा, g, तो लिख सकते हैं mg की इंटू 4/9, ऐसा लिखें। mg की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72, तो 72 इंटू 4/9, तो 9 8 जा 72 और 8 4 जा 32, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल आपको r/2 पे g निकालना था, फिर से आपको आंसर सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मैन वेव हिज आर्म वाइल वॉकिंग दिस। बोला गया कि यदि
आप चल रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी आप अपना हाथ बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरफ करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, मतलब बोला गया कि अपने हाथ क्यों फैलाता है। जैसे आप पानी की बाल्टी उठा रहे हैं जैसे, तो एक हाथ ऐसे अपने आप उठ जाता है, या आप चल रहे हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है टू कीप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ऐसा नहीं है। आंसर होगा टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, ताकि आप अपने आप को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना गिर जाएं। इसलिए आप अपने हाथ को क्या करते हैं, फैलाते हैं, ताकि आपका बैलेंस बना रहा है, किस वजह से, अर्थ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट लिखा है देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, बोला गया मून पे वातावरण नहीं है, वहां पे आपके जो एयर पार्टिकल नहीं है, ऐसा क्यों। देखो कारण क्या है कि एक कॉन्सेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब हुआ वो मिनिमम वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई पार्टिकल उस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके चला जाएगा। जैसे अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी वो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी व्हाटएवर उसका मास कुछ भी हो, उसका साइज कुछ भी हो, यदि अर्थ सरफेस पे आपने इतनी वेलोसिटी उसे दे दी तो डेफिनेटली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ऐसे देखें जो मून पे जो डस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मून की जो एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा है, उससे क्या है, ज्यादा है। अब जब मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है, किससे, वहां के जो गैस पार्टिकल की जो वेलोसिटी उसको हम लिखते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में लिखते हैं, वो ज्यादा है। तो डेफिनेटली गैस पार्टिकल वहां से क्या हो जाएंगे, एयर पार्टिकल वहां से क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, इसलिए वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ध्यान रखेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, देखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसलिए वो वहां से क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए ध्यान से, यदि सर ध्यान रखेंगे ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है -G(m)(m)/r, ये निगेटिव में होती है। निगेटिव का मतलब उस अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर रखा, अट्रैक्ट करके रखा हुआ। अब बोला कि यदि कहीं पे किसी मिसाइल को लॉन्च किया गया उसकी जो वेलोसिटी है लेस देन इसके वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली यदि उसकी जो वेलोसिटी है लेस देन इसके वेलोसिटी है तो क्या वो अर्थ सरफेस को क्रॉस करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा सर। तो अल्टीमेटली जो ध्यान रखेंगे Gm/r प्लस जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, आप देखेंगे छोटी रहेगी, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। इसका मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अभी भी क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा। तो ध्यान रखेंगे यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके नहीं जा रहा है तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निगेटिव ही रहेगी। जीरो कब होगी, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक के बराबर हो जाएगी, तो डेफिनेटली उस समय क्या होगी, जीरो। पॉजिटिव कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से क्या होगी, ज्यादा, तो डोमिनेट कौन करेगी, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उस समय क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर। तो ये थे बच्चे आज के 15 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में। जय